Welcome students and welcome students and friends in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discuss next topic of your पैथोफिजियोलॉजी यूनिट नंबर फर्स्ट का पैथोफिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका सेल इंजरी में। जैसे लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ सेल इंजरी और इंट्रोडक्शन ऑफ सेल इंजरी क्या थी उसको हमने देखा था। और उसके बाद में हमने जो सेल इंजरी के बहुत डिफरेंट टाइप के कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है वो हमने देखे थे, जिसमें केमिकल इंजरी था, फिजिकल था, हाइपोक्सिया था, इस्चीमिया था, बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से इंजरी होती है। तो टुडे वी डिस्कस द पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी पैथोजेनेसिस मतलब क्या है, किस वजह से इंजरी होती है, क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से सेल में इंजरी हो पाती है। द प्रोसेस ऑफ सेल इंजरी इज आल्सो कॉल्ड पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। मतलब किस प्रोसेस के थ्रू सेल डैमेज होती है, सेल के अंदर टूट फूट होती है, सेल फंक्शन से अनफंक्शनल सेल में चेंज हो जाती है, सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे किसमें, पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी के अंदर। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं कि इंजरियस स्टिमुली में प्रोड्यूस डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस डिपेंडिंग ऑन देयर सीवियरिटी एंड ड्यूरेशंस। अब जो इंजरियस स्टिमुली का मतलब, इंजरियस स्टिमुली का मतलब वही सब चीज़ें जो हमने कल कॉज बताए थे। फिजिकल की वजह से ट्रॉमा कोई हो सकता है, एक्सीडेंट कोई हो गया, कोई केमिकल उसके टच में आ गया, या फिर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण हो गया, या फिर कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, वो सब क्या इंजरी स्टिमुली हैं। तो इंजरी स्टिमुली जो कारण बढ़ रहे थे, कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या थे, स्टिमुली थे। तो इंजरी स्टिमुली में प्रोड्यूस डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी एंड ड्यूरेशंस। अब जो इंजरी करने वाले जो स्टिमुली हैं, जो कारण हैं, उसके वो डिफरेंट तरीके से सेल इंजरी करते हैं डिपेंडिंग, और वो उस पर डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी से इंजरी हो रही है और कितने ड्यूरेशन के लिए इंजरी वो कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रेस कितनी ड्यूरेशन के लिए डाल रहे हैं, कितना सीवियर स्ट्रेस है, उस पर डिपेंड करता है कि वो इंजरी किस टाइप की होगी। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इंजरी स्टिमुलाई सेल इंजरी डिवाइड इनटू टू टाइप। तो यानी कि जो सीवियरिटी है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस सेल पर पड़ रहा है डिफरेंट स्टिमुली की वजह से, और कितने ड्यूरेशन के लिए स्टिमुली पे, कितने ड्यूरेशन के लिए जो मतलब इंजरी स्टिमुली का प्रेशर पड़ रहा है, कितने टाइम के लिए इंजरी स्टिमुली दे रही है, स्टिमुलस मतलब कितने टाइम के लिए उस सेल पे स्ट्रेस पड़ रहा है, और कितना सीवियर स्ट्रेस पड़ रहा है। इंजरी स्टिमुली का मतलब क्या है, स्ट्रेस एक तरह से। तो कितने टाइम के लिए पड़ रहा है और कितना सीवियर पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेल इंजरी को डिवाइड किया गया दो टाइप में। फर्स्ट इज़ द रिवर्सिबल सेल इंजरी, अनदर इज़ द इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब क्या हुआ, लो सीवियरिटी शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब इसमें क्या है कि सीवियरिटी कम है और कुछ टाइम के लिए प्रेशर, उसमें स्ट्रेस, जो सेल के अंदर स्ट्रेस आया वो कुछ टाइम के लिए आया, लो ड्यूरेशन था और लो सीवियरिटी थी। तो उस टाइप की इंजरी क्या, उस कारण जो इंजरी होगी कौन सी होगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब सेल में कुछ स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुए, जब स्ट्रेस रिमूव हो गया सेल दोबारा अपना रिकवर हो गए, नॉर्मल सेल में चेंज हो जाती है। तो उस टाइप की इंजरी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है, हाईली स्ट्रेस सीवियरिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशंस। मतलब जो सेल पे स्ट्रेस पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत हैवी स्ट्रेस है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, उस कारण जो सेल के अंदर इंजरी होगी वो वापस सेल अपने नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, सेल पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। उस टाइप की इंजरी को हम इरिवर्सिबल इंजरी कहते हैं। ठीक है, तो सेल इंजरी को डिवाइड किया गया दो टाइप में, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन। सीवियरिटी कम है, ड्यूरेशन कम है, तो इंजरी कैसी होगी, रिवर्सिबल इंजरी। सीवियरिटी ज़्यादा है, ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो इंजरी कैसी होगी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेम जैसे मैं बताऊँ आपको, कोई आपका ले सकते हैं, कोई बैलून है, बैलून को आप प्रेशराइज़ कर रहे हैं और ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे होंगे तो क्या है, उसमें से कुछ गैसेस बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर हटाते हैं तो बैलून का बाद में शेप वही हो जाता है। प्रेशराइज़ करने पर क्या हुआ, शेप चेंज हुआ, लेकिन बैलून से जैसे ही हमने प्रेशर हटाया तो बैलून अब दोबारा अपनी पुनः नॉर्मल शेप में आ गया। तो वो एक तरह से क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब हमने
लो प्रेशर लगाया और कुछ ड्यूरेशन के लिए लगाया, तो इंजरी कैसे होगी? रिवर्सिबल सेल इंजरी। बैलून का एग्जांपल दिया। अब कोई बैलून है, उसमें हमने बहुत हाईली प्रेशर लगा दिया, हाईली स्ट्रेस दिया, हाईली प्रेशर लगाया और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लगाया, तो उसमें क्या हुआ? बैलून रप्चर हो जाएगा, बैलून फूट जाएगा। तो उस टाइप में बैलून फूट गया तो वो दोबारा अपने पूरा पहले वाली शेप में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इस टाइप की इंजरी क्या होगी? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब बैलून तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे दिया, तो सेल के अंदर डिफरेंट प्रेशर पड़ रहे हैं, सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, सेल के अंदर कोई केमिकल डिफिशियंसी हो जाए, तो एक निश्चित टाइम तक तो सेल उसे झेलने की कोशिश करती है, सेल उसे कैसे करके काम करने की कोशिश करती है। सेल में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं लेकिन सेल डैमेज नहीं होती है पूरी तरीके से। तो सेल में फंक्शनल मॉडिफिकेशन हुए, सेल के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन जैसे जैसे ही उसके पास में न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो गई, जैसे उसे ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई, तो सेल जो एबनॉर्मल सेल थी वो नॉर्मल सेल में चेंज हो जाती है। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है? बहुत ज़्यादा उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन काफ़ी समय तक नहीं मिली और बहुत ना करार ऑक्सीजन मिली, मतलब स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि ऑक्सीजन से बिल्कुल नहीं जा रही थी और लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं जा रही थी। तो सेल के अंदर जो फंक्शनल चेंजिंग हुई, सेल की इंटीग्रिटी, सेल का स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अब सेल वापस अपने नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती। उस टाइप की इंजरी क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं हम पैथोजेनेसिस ऑफ इस्चेमिक एंड हाइपोक्सिक इंजरी। मतलब इस्चेमिक और हाइपोक्सिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ब्लड। इस्चेमिक के मतलब में रहता है कि ब्लड का सप्लाई किसी सेल में नहीं हो पा रहा है, ब्लड प्रॉपर तरीके से किसी सेल या टिश्यू में नहीं पहुंच पाएगा, उस कंडीशन क्या बोलते हैं? इस्चेमिक कंडीशंस। हाइपोक्सी मतलब क्या है? कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है, तो हाइपोक्सी कंडीशंस। तो यहाँ हम देख रहे हैं पैथोजेनेसिस ऑफ इस्चेमिक एंड हाइपोक्सी इंजरी, यानी कि ब्लड ना पहुँच पाने के कारण इंजरी और ऑक्सीजन ना पहुँच पाने के इंजरी। जो ऑक्सीजन ना पहुँच पाने के कारण किसी की सेल के अंदर इंजरी हो रही है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना पहुँचने के कारण जो सेल की इंजरी हो रही है वो किस प्रोसेस से होती है, इसमें देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ इस्चेमिक हाइपोक्सिक इंजरी। इस्चेमिक इस्चीमिया जैसे बोलते हैं, इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेल इंजरी। ज़्यादातर जो सेल इंजरी होती है, बहुत ज़्यादातर सेल इंजरी होती हैं वो इस्चीमिया और हाइपोक्सी कारण होती हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड की सप्लाई किसी ऑर्गन में नहीं हो पा रही है तो वहाँ की सेल में इंजरी हो जाती है, और किसी ऑर्गन की सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है तो भी वहाँ इंजरी हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है सेल इंजरी का। Although the underlying intercellular mechanism, ultrastructure changing, involve in reversible, irreversible cell injury by hypoxia and ischemia, depending upon extent of hypoxia and type of cell are involved, are continuation of the process। यानी कि जो इंट्रासेलुलर जो मैकेनिज्म से चेंजिंग होंगे, आल्थो अंडरलाइंग इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म, जो सेल के अंदर जो अंदर मैकेनिज्म जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो चेंजिंग हो, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर चेंजिंग, और इसके जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे चेंजिंग हो, वो चेंजिंग दो टाइप्स की होती है, एक रिवर्सिबल हो सकती है और एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है। मतलब जो सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन इफेक्ट हुई, सेल का जो इफेक्ट स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से दो टाइप की इन्वॉल्व इन रिवर्सिबल में होती हैं और इरिवर्सिबल में होती है। मतलब दोनों टाइप में होगा क्या? अगर सेल के अंदर इंटरसेलुलर जो बायो मैकेनिज्म है या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो अफेक्ट हों और सेल का अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो, तो उस वजह से जो इंजरी होगी वो रिवर्सिबल भी हो सकती है, इन्वॉल्विंग रिवर्सिबल इंजरी में और इरिवर्सिबल इंजरी में, वाइदा हिपोक्सिया एंड इस्चीमिया। और ये डिपेंड अपॉन एक्सटेंड, ये डिपेंड किस पे करता है? एक्सटेंड ऑफ हिपोक्सिया, मतलब कितने टाइम तक उसे ऑक्सीजन ना मिली, कम टाइम तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो इंजरी कैसी होगी? रिवर्सिबल होगी। और एक्सटेंड ऑफ हिपोक्सिया ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन लॉन्ग टाइम तक नहीं मिली तो क्या होगी? इरिवर्सिबल इंजरी होगी। एंड टाइप ऑफ सेल आर इन्वॉल्व आर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रोसेस, और ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेल्स पे। जैसे हार्ट की सेल्स हैं, यूरोन की सेल्स हैं, अगर ये इस्चेमिक कंडीशन में होंगी तो आसानी से इनके अंदर सेल की इंजरी हो जाती है, जबकि मसल्स की सेल हो वहाँ पर इस्चेमिक कंडीशन हो जाए तो वो आसानी डैमेज नहीं होती। यानी कि अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग टाइप की एडेप्टेशंस को या स्ट्रेस को झेल पाती है। कोई कम स्ट्रेस झेल पाती है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस झेल पाती है। जो ज़्यादा स्ट्रेस झेल पाएगी तो उसमें पहले रिवर्सिबल इंजरी होगी, जो स्ट्रेस नहीं झेल पाती है तो उसके अंदर इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी केवल, ठीक है। और रिवर्सिबल सेल इंजरी किस वजह से, हाइपोक्सिया या इस्कीमिया के वजह से, यानी ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, उसकी वजह से इंजरी होगी, और वो टाइप की इंजरी जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का डिस्कस करेंगे ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिक कंडीशंस। If the ischemia and hypoxia is a short durations, the effect may be reversible on rapid restorations of circulations। ठीक है, यानी इस्कीमिया या हाइपोक्सिया जो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ, ऑक्सीजन कुछ समय तक नहीं पहुंच पाई और ब्लड किसी सेल में कुछ समय तक नहीं पहुंच पाया, बाद में इसका सर्कुलेशन हो गया, तो क्या है वो इंजरी क्या होगी, रिवर्सिबल इंजरी होगी। यानी कि जो सेल अफेक्ट हुए थे, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन इफेक्ट हुए थे, सेल का स्ट्रक्चर इफेक्ट हुआ था, सेल दोबारा रिकवर होकर अपनी पुनः वापस पुनः जो पुरानी शेप में सेल थी नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल क्या है आपका, इन कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन्स, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मेटाबॉलिज्म, अल्ट्रा स्ट्रक्चर आर रिवर्स इफ द सर्कुलेशन इज क्विकली रीस्टोर्ड। यानी जो कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन मतलब क्या, कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट में होती है, वहाँ पर कोई प्लाक जम जाए, कोई आपका ब्लॉकेज हो जाए, और इसके अलावा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, उसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्ट होती हैं, मेटाबॉलिज्म उसकी अफेक्ट होता है, साथ में अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है वो इफेक्ट होता है, और वो बाद में नॉर्मल हो जाता है, और रिवर्स मतलब दोबारा नॉर्मल हो जाएगा इफ़ द सर्कुलेशन इज क्विकली रिस्टोर्ड। जैसे ही वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट होगा वो दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो इंजरी हो रही है वो सब क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी है। Some of the sequential biochemical ultra structure changing in reversible injury are as under। तो कुछ आपके जो बायोकेमिकल चेंजिंग होंगे सेल के अंदर, कुछ आपके सेल के अंदर स्ट्रक्चर चेंजिंग होते हैं ड्यूरिंग द रिवर्सिबल इंजरी, उसको हम नीचे डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या होते हैं। पहला क्या होता है, डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो नॉर्मली बात है एटीपी जनरेशन नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे। दूसरा क्या है, बी क्या है, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वहाँ की सेल क्या है, एरोबिक पाथवे फॉलो करेगी। एरोबिक जो ऑक्सीजन के बिना एटीपी को जनरेट करना शुरू करेगी वो उससे कहते हैं एरोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो जनरेशन ऑफ एटीपी हो रही है उसे क्या बोला, एनारोबिक। तो उसमें क्या होगा कि लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। इसलिए ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होगा, इंट्रासेलुलर लैक्टोसिडोसिस हो जाता है। सी, डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप। अब लॉन्ग टाइम तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो जो सेल के लिए सेल की मेम्ब्रेन को जो रिपेयर करने वाले जो कंपाउंड हैं, फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, वो सब नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से सेल की मेम्ब्रेन क्या होगी, सेल की मेम्ब्रेन वो प्रॉपर तरीके से उसकी इंटीग्रिटी खराब हो जाएगी, जिससे डैमेज हो जाएगा सेल के मेम्ब्रेन का पंप, और उसकी वजह से क्या होगा, आयंस का मूवमेंट एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा लास्ट क्या होगा आपका, लास्ट क्या होता है, रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी चार चीज़ें होंगी जब आपका इरिवर्सिबल इंजरी ड्यू टू द हाइपोक्सिया और हाइपोक्सिया और इस्कीमिया का हुआ है। पहला क्या हुआ, डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी। दूसरा क्या हुआ, इंटरसेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस। तीसरा क्या हुआ, डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप। एंड लास्ट वन क्या हुआ, रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। तो चार प्रोसेस होंगे, चारों प्रोसेस को हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ आपका, डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी। All living cells require continuous supply of oxygen to produce ATP, which is essential required for variety of cellular functions. Example, membrane transport, protein synthesis, lipid synthesis and phospholipid metabolism। यानी जितनी भी हमारी लिविंग सेल्स होती हैं उनके लिए कंटिन्यूसली उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिससे वो एटीपी का प्रोडक्शन कर पाते हैं। और एटीपी बहुत ज़रूरत है डिफरेंट टाइप के सेलुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड सिंथेसिस है एंड फास्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म है। अब जो बॉडी में, जो हमारी बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर या ह्यूमन की सेल के अंदर जो एटीपी जनरेट होती है वो दो टाइप से होती है। यानी एटीपी इन ह्यूमन सेल इज ड्राइव फ्रॉम दो सोर्सेज से होती है। फर्स्टली, पहला सोर्स क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशंस विच रिक्वायर ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, ऑक्सीजन जरूरत होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का जनरेशन करती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या है, सेकेंडली क्या है, सेल में बी स्विच ओवर एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक ऑक्सीडेशंस
इसमें क्या है, ग्लाइकोलाइटिक ऑक्सीडेशन की हेल्प से एटीपी जनरेट होता है, इन विच एटीपी जनरेट फ्रॉम ग्लूकोज ग्लाइकोजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन करने पर एटीपी जनरेट होती है, जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक ऑक्सीडेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो दो टाइप की हो गई, एक एरोबिक जिसमें प्रेजेंस ऑफ एटीपी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूरत होती है एटीपी जनरेशन करने के लिए, और दूसरा क्या एनारोबिक पाथवे है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है एटीपी प्रोडक्शन करने के लिए। ये तो आपको बात हो गई नॉर्मल चीज़ कि हमारी बॉडी में एटीपी दो तरह से जनरेट होती है, एरोबिक प्रोसेस से जिसमें ऑक्सीजन जरूरत है, और दूसरा एनारोबिक प्रोसेस से जिसमें ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जनरेट होगी जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। In ischemia, aerobic respirations as well as glucose availability are both compromised, resulting in more severe and faster effect of cell injury. Ischemic cell injury also cause accumulation of metabolite waste product in the cell. देखिए, इस्कीमिया मैंने बताया था, इस्कीमिया का मतलब क्या है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी सेल के अंदर, किसी टिश्यू के अंदर नहीं पहुँच पा रहा है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, इस्कीमिया। जब एस्कीमिया जैसी कंडीशन है तो यहाँ ना तो वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच पा रही है और ना ही ब्लड से वहाँ पर ग्लूकोज पहुँच रहा है, क्योंकि जब ब्लड ही नहीं पहुँच रहा है तो ब्लड से क्या ग्लूकोज नहीं पहुँच रहा है और ब्लड से क्या ऑक्सीजन पहुँच रहा है। जब ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है तो वो कंडीशन कौन सी है, इस्कीमिया है। तो इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज ग्लूकोज अवेलेबिलिटी आर बोथ कॉम्प्रोमाइज, रिजल्टिंग इन मोर सीवियर फास्टर इफेक्ट ऑफ सेल इंजरी। यानी कि इस्कीमिया कंडीशन की वजह से क्या हुआ, ना ही ऑक्सीजन पहुंच पा रही है ना ही ग्लूकोज पहुंच पा रहा है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उसमें एरोबिक इस्कीमिया की वजह से मोर सीवियरिटी बढ़ जाती है सेल इंजरी होने की। समझ गए, क्योंकि यहाँ पहले तो ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, अब ग्लूकोज भी नहीं पहुँच पा रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी पॉसिबल नहीं है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या है, एटीपी बनती है, ना ही ग्लूकोज पहुँच रहा है, और ऑक्सीजन से एटीपी बनेगी तो ना ही ऑक्सीजन पहुँच पा रहा है। किस कंडीशन में, इस्कीमिया में, ना ऑक्सीजन पहुँच पा रही ना ग्लूकोज पहुँच पा रहा है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो ना एरोबिक, तो ये एटीपी जनरेट, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे एटीपी जनरेट नहीं हो पा रही है। अब ना ही ग्लूकोज पहुँच रहा है तो ना ही एनारोबिक रेस्पिरेशन हो पाएगा जिससे एटीपी जनरेट हो पाए। इसकी वजह से क्या होगा, इस्कीमिया कंडीशन में सेल इंजरी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टर तरीके से सेल इंजरी होती है। तो इस्कीमिया सेल इंजरी आल्सो एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल। इस्कीमिया सेल इंजरी से क्या होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो सेल के अंदर जमा हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके ब्लड के थ्रू वापस बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहीं के वहीं जमा रह जाते हैं। ठीक है। ऑन अदर हैंड, हाइपोक्सिया फ्रॉम द कॉज ऑफ आरबीसी डिसऑर्डर, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज, एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक एटीपी जनरेशन कंटिन्यू, थंस सेल इंजरी इज लेस सीवियर। यानी कि अगर हाइपोक्सिया कंडीशन की वजह से अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, आरबीसी डिसऑर्डर जैसे एनीमिया कभी हो गया, या फिर हार्ट डिसीज़ कोई हो गई, लंग डिसीज़ हो गई, जिससे कि क्या है ऑक्सीजन बस कि ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही किसी भी टिश्यू या सेल में अंदर, तो उस कंडीशन में क्या है, वो ऑर्गन क्या हो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा क्योंकि ग्लूकोज उसे मिल रहा है। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से एटीपी जनरेट होने लगती है कंटिन्यू होकर, जिसकी वजह से सेल इंजरी होती है वो लेस सीवियर हो पाती है ड्यूरिंग द हाइपोक्सिया। यानी कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं इस्कीमिया कंडीशन की वजह से सीवियरिटी ऑफ सेल इंजरी ज़्यादा है और हाइपोक्सिया की वजह से सेल इंजरी की सीवियरिटी कम है। सेल इंजरी के चांसेस कब हैं, इस्कीमिया से ज़्यादा रहते हैं और हाइपोक्सिया से कम रहते हैं। ठीक है। हाउएवर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स सच एज ए मायोकार्डियम, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी, neurons of CNS are dependent solely on aerobic respiration for ATP generations. Thus, these tissues suffer from ill effect of ischemia more severely and rapidly. जैसे कि देखा गया है कि जो स्पेशलाइज सेल जैसे कि मायोकार्डियम सेल्स हैं जो हार्ट की सेल्स हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी हैं और न्यूरॉन्स की सेल्स हैं, ये केवल एक प्रोसेस पर डिपेंड होती हैं एटीपी जनरेशन करने के लिए। सोनली एक ही प्रोसेस डिपेंड है, कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन पे। कब, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही एटीपी जनरेट कर पाती हैं, एनारोबिक से नहीं कर पाएंगे। कौन कौन, मायोकार्डियल सेल्स, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी और आपकी न्यूरॉन्स। अगर इन्हें किसी भी तरीके से अगर हाइपोक्सिया, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो उस कंडीशन में क्या है, ये ईजिली इनके अंदर क्या होगी, इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए थस दीज टिश्यू सफ़र फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ इस्कीमिया
अगर ये इस्कीमिया से पीड़ित हैं तो इनके अंदर मोर सीवियरली रैपिडली सेल इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई हमारी किसकी, एटीपी के रिगार्डिंग। अब आते हैं हम इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस। देखिए अब इसमें क्या होगा, ड्यू टू द लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल एरोबिक रेस्पिरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया फेल फर्स्ट। अगर किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उस सेल के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी जनरेट कर रही थी, वो प्रोसेस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। दिस इज फॉलो बाई स्विच टू एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जिसकी वजह से क्या होगा कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे उस सेल का स्टार्ट हो जाता है जिससे कि एटीपी का जनरेशन हो पाए। यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन फेल हो गया तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब फेल हो जाता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के थ्रू एटीपी जनरेट हो रही है, यानी ग्लूकोज से और ग्लाइकोजन से एटीपी का जनरेशन हो रहा है। लेकिन एक बात यह है कि ग्लूकोज या एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो एटीपी जनरेट होती हैं उसमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। यानी कि लॉन्ग टाइम तक एनारोबिक पाथवे चलेगा तो लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी उस सेल के अंदर बढ़ेगी, और लैक्टिक एसिड जितना बढ़ेगा तो लैक्टिक एसिडोसिस जैसी प्रॉब्लम सेल के अंदर हो जाती है। तो वही हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहे हैं। दिस रिजल्ट रैपिड डिप्लेटेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड लोअरिंग इंट्रासेलुलर पीएच। जिसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर ग्लाइकोजन जल्दी डिप्लेटेशन हो जाएगी, जल्दी उसकी कमी हो जाएगी, और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, वो एक्यूमुलेशन मतलब लैक्टिक एसिड का कि जमाव यानी एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। जब लैक्टिक एसिड सेल के अंदर ज़्यादा इकट्ठा होगा उसके कारण क्या होगा, इंटरसेलुलर जो पीएच है वो कम हो जाएगी। पीएच कम होने का मतलब क्या है, एसिडिटी इन्वायरमेंट सेल के अंदर बढ़ जाता है। क्योंकि जब आपको पता होगा जब एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पीएच कम होती है, बेसिक ज़्यादा होता है तो पीएच ज़्यादा होती है। यानी कि लैक्टिक एसिड की ज़्यादा क्वांटिटी बनने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर पीएच कम हुई, यानी इंटरसेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। इस वजह से क्या होगा, अर्ली फॉल इन इंटरसेलुलर पीएच, जिसकी वजह से सेल के अंदर की पीएच बहुत जल्दी डाउन होने लगेगी और इंटरसेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। और लास्ट में इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो होते हैं वो आपके क्लम्प हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा या क्लम्प हो जाएगा। क्लम्प का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन फाइबर में चेंज हो जाता है, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। अब नंबर सी, ये तो आपकी बात हो गई लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से। नंबर सी क्या हुआ, डैमेजिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप था जिससे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयंस आते जाते थे वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। क्या होगा इसमें, लैक ऑफ एटीपी इंटरफेयर इन द जनरेशन ऑफ फास्फोलिपिड फ्रॉम द सेलुलर फैटी एसिड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूस रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन। अब लैक ऑफ एटीपी की कमी की वजह से क्या होगा, जो जनरेशन हो रहा था फास्फोलिपिड, जो फास्फोलिपिड जनरेट हो रहा था फ्रॉम सेलुलर फैटी, जो डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड से जो फास्फोलिपिड बन रहा था वो बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब वो जब बनना बंद हो गया, फास्फोलिपिड नहीं बन पाएगा, तो फास्फोलिपिड जब नहीं बन पाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगी, जो आपकी रिपेयरमेंट प्रोसेस होती है वो अफेक्टेड होती है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूस रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन। जब जो मेम्ब्रेन का सेल मेम्ब्रेन का रिपेयरमेंट किससे हो रहा था, फास्फोलिपिड से। अब फास्फोलिपिड बन नहीं पा रहा है, क्यों, जब एटीपी नहीं है तो फैटी एसिड से फास्फोलिपिड नहीं बन रहा है, और फास्फोलिपिड नहीं है तो सेल का रिपेयरमेंट, सेल की मेम्ब्रेन का रिपेयरमेंट नहीं हो पाएगा। दिस रिजल्ट डैमेज टू द मेम्ब्रेन पंप, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल की जो मेम्ब्रेन पंप होते हैं, जो चैनल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एंड डैमेज टू मेम्ब्रेन पंप ऑपरेटिंग फॉर रेगुलर सोडियम एंड कैल्शियम, जो सोडियम कैल्शियम को जो चैनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके डैमेज हो जाएंगे। और डैमेज होने पे क्या होगा, देखिए दो तरह के डैमेज होंगे। पहला डैमेजिंग क्या होगी, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जब फेल होगा तो क्या होगा, इसको समझते हैं। फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, नॉर्मली द एनर्जी डिपेंडेंट सोडियम पंप, सोडियम पोटेशियम ATPase pump operate the plasma membrane, allow active transport of sodium out of the cell and diffuse potassium into the cells। यानी जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो ATP बेस पंप था, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बेस पे चलता था, जिसकी वजह से सोडियम की जो सोडियम जो होता था वो सेल के अंदर आ पाता था, और पोटेशियम सेल से सोडियम जो था वो आपका सोडियम आउट द सेल, सोडियम जो सेल से बाहर जा पाता था और पोटेशियम की एंट्री सेल के अंदर हो पाती थी। किसकी वजह से,
सोडियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। अब एटीपी है नहीं, जब एटीपी है नहीं तो सोडियम एटीपेज पंप क्या हो गया, फेल हो गया। अब फेल होने से क्या होगा, सोडियम बाहर नहीं आ पाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं आ पाएगा, यानी सोडियम बाहर नहीं आ पा रहा है, पोटेशियम अंदर नहीं आ पा रहा है, तो अंदर सेल के अंदर क्या होगा, सोडियम अमाउंट कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। यानी कि ऑपरेटिंग एट द मेम्ब्रेन पंप प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पंप सोडियम आउट ऑफ द सेल्स एंड डिफ्यूज पोटेशियम इनटू द सेल, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर जाता था, और पोटेशियम डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर आता था। अब लोअरिंग एटीपी, जब एटीपी कम हो गए हैं इन द सेल तो कंसिक्वेंस इंक्रीज द एटीपीएस एक्टिविटी इंटरफेयर, जिसकी वजह से क्या होगा, एटीपीएस जो एक्टिविटी थी वो इंटरफेयर होगी, यानी कि सोडियम एटीपीएस पंप काम करना बंद हो जाएगा विद दिस मेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोसेस, जो मेम्ब्रेन रेगुलेटरी प्रोसेस है वो आपकी अफेक्टेड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन ऑफ सोडियम और डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटर सेल के अंदर क्या होगा, सोडियम का एक्युमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेल के अंदर सोडियम का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, और डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल, और जो सेल के अंदर पोटेशियम का आना होता है वो रुक जाएगा, यानी अंदर पोटेशियम अमाउंट बढ़ गया और सेल के बाहर सेल के अंदर सोडियम अमाउंट बढ़ गया और सेल के बाहर पोटेशियम अमाउंट बढ़ता चला जाता है। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम इन द सेल लीड टू द इंक्रीज द इंट्रासेलुलर वेक्टर टू मेंटेन आइसोऑस्मोटिक कंडीशंस। अब सोडियम कंटिन्यू सेल के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, उस वजह से क्या होता है, वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर आइसोटोनिक कंडीशंस बनाने के लिए वाटर का अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, यानी कि सोडियम की कंसनट्रेशन को कम करने के लिए तो वाटर क्या होगा, ऑटोमेटिक सेल के अंदर मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या होती है, सेल के अंदर वाटर का ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग जैसी कंडीशन बन जाती है, जिसे हाइड्रोपिक सेलुलर स्वेलिंग अकर, यानी कि सेल के अंदर सेल फूल जाएगी, यानी उस टिश्यू में क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। ये तो हुआ फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। अब आते हैं फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप, तो कैल्शियम चैनल भी होता है कहाँ पर, मेम्ब्रेन के ऊपर। तो मेम्ब्रेन डैमेज कॉज डिस्टर्ब इन द कैल्शियम आयन एक्सचेंज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जब सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होगी उस वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम चैनल था वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, कैल्शियम आयन एक्सचेंज था वो भी आपका नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस ऑफ कैल्शियम मूव इनटू द सेल, जिसकी वजह से हायर मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगा, कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल के अंदर पहुंच जाएगा, पर्टिकुलरली इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड कॉजिंग इट्स स्वेलिंग, और पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम पहुंच जाएगा, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग हो जाएगी, और ज़्यादा स्वेलिंग हो, जैसे स्वेलिंग बढ़ती जाएगी और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, पहले कम स्वेलिंग और ज़्यादा, जब ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो, रप्चर हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बस्ट हो जाता है, फूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलिंग हो गई, लेकिन जब इरिवर्सिबल इंजरी की बात होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया जब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बस्ट हो जाता है, फूट जाएगा, डैमेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें रिवर्सिबल इंजरी, यहाँ पे क्या स्वेलिंग होगी, ठीक है। अब चौथी कंडीशन क्या होती है, रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस एज रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस हाइपोक्सिया कंडीशन बनी हुई है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड गोल्गी बॉडी स्वेल अप, जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन कंटिन्यू नहीं मिल पा रही है उसकी वजह से क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपरेट्स की मेम्ब्रेन है, उसमें भी क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि अंदर क्या है, सोडियम अमाउंट कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है उन सेल ऑर्गन के अंदर, तो वाटर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसमें भी क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। राइबोसोम आर डिटैच फ्रॉम ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पॉलीसोम्स आर डिग्रेड टू द मोनोसोम्स एंड थस डिसअपीयरिंग राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म और इनएक्टिवेटिंग देयर फंक्शंस, यानी राइबोसोम में जो ग्रेन्यूल्स थे, राइबोसोम के जो ग्रेन्यूल्स थे, जो ग्रेनुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे हुए थे, वो क्या हो, डिटैच हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, हट जाते हैं वहाँ से, एंड पॉलीसोम्स आर डिग्रेड टू द मोनोसोम, जो पॉलीसोम थे, बहुत सारे राइबोसोम थे, वो डिग्रेड हो गए, मोनोसोम में चेंज जाते हैं, और वो राइबोसोम से डिस्पर हो जाएंगे, बिल्कुल हट जाते हैं और साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी इफेक्ट होता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा, रिड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। सिमिलर रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द गोल्जी ऑपरेटर्स, इसी तरीके से गोल्जी ऑपरेटर जब प्रोटीन मिलेगी नहीं गोल्जी ऑपरेटर्स, तो गोल्जी ऑपरेटर्स से पैकिंग, मैं बताया था आपको गोल्जी बॉडी कम क्या होता है, ड्राइविंग, पैकिंग, सॉर्टिंग, वो सब जब प्रोटीन नहीं मिल रही है
तो गोल्जी बॉडी की गोल्जी बॉडी का भी काम क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक जो चेंजिंग होंगे वो सब क्या है, तो यानी कि अप टू दिस पॉइंट विड्रॉल ऑफ एक्यूट स्ट्रेस दैट रिजल्ट इन रिवर्सिबल सेल इंजरी कैन रीस्टोर एंड द सेल टू नॉर्मल स्टेट। यानी इस पॉइंट तक स्ट्रेस पड़ जाए सेल के अंदर, यहाँ तक ये सब चीज़ें घट रही हैं हमने जो आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें हो जाएं, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गई, आप देखें समरी, एटीपी का जनरेशन ख़त्म हो गया, लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, सेल की मेम्ब्रेन भी डैमेज होना शुरू हो गई और प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक गया। यहाँ तक अगर डैमेजिंग हो रही है और फिर इसमें स्ट्रेस हटा दिया जाए, यानी कि ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया या ब्लड की सप्लाई होना शुरू हो गई, यहाँ तक लास्ट प्रोटीन जो मैं बताया प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाए, यहाँ तक चीज़ें आने के बाद में सेल के अंदर ऑक्सीजन भी देना शुरू हो गई और बाद में रीस्टोर मतलब दोबारा ऑक्सीजन देना शुरू हो गई और दोबारा ब्लड की सप्लाई होना शुरू हो गई, तो सेल क्या होगी, दोबारा नॉर्मल स्टेट में चेंज हो जाती है। यानी अप टू दिस पॉइंट विड्रॉलिंग ऑफ एक्यूट स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को हम विड्रॉल कर लें, हट जाए, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो जाए और ब्लड की सप्लाई हो जाए, दैट रिजल्ट इन रिवर्सिबल सेल इंजरी कैन रीस्टोर द सेल टू नॉर्मल स्टेट। यानी ये रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है वो आपकी दोबारा नॉर्मल सेल में चेंज हो जाती है। अब ये यहाँ तक जो बात की हमने, इससे आगे जब सीवियरिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और ज़्यादा सेल के अंदर चीज़ें खराब होंगी, तब क्या हुआ, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से सेल दोबारा रिपेयर नहीं हो पाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, तो यहाँ तक आज मैंने जो बात की थी आपके साथ में रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात की। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।